हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन। तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पार्ट 7 है उसको डिस्कस करेंगे। उसमें जो क्वेश्चन है हमारी जो एक चल रही थी सीरीज चल रही थी, हम एक पेपर डिस्कस कर रहे थे काफ़ी दिनों से, जेके एसएसबी का जो एमएमपीएचडब्ल्यू या फिर फीमेल मल्टीपर्पज़ एफएमपीएचडब्ल्यू का पेपर था पिछला 2021 वाला। इससे पहले वही एग्ज़ाम हुआ था, तो इसका हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने ऑलमोस्ट 100+ एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लिए हैं। जो बचे एमसीक्यूज़ हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसी के साथ में हम बात करेंगे इस वीडियो में कि मैंने बोला था, पहले वीडियो में बोला था कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ रहा था, लास्ट टाइम का जो यहाँ पे ईयर लिखा, टाइम का जो कट ऑफ रहा था वो काफ़ी लो रहा था। मैं वो आपको बताऊँगा कितना कट ऑफ था। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट काफ़ी कैंडिडेट्स ने मांगा मेरे से, मैं शेयर कर दूंगा उसको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका, वहाँ पे डाल दूंगा। और उसके साथ में हम बात करेंगे यहाँ पे कि ये जो वीडियो ये इंपॉर्टेंट जूनियर स्टाफ नर्स या फिर और कोई मेडिकल एग्जाम है जैसे फार्मासिस्ट या जीएमसीज़ के एग्ज़ाम रहते हैं, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है वीडियो। तो यही हमारा थोड़ी लंबी वीडियो रहेगी क्योंकि ये सारा हम डिस्कस करेंगे इसमें। कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन पीडीएफ का तो मैंने बता दिया आपको कहाँ पे आपको मिलेगा। तो यही था हमारा। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना आपने। तो डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो एग्ज़ाम है वो जो है अप्रैल मई जून, इन तीनों मंथ में से किसी भी मंथ में हो सकता है। जो एनुअल कैलेंडर निकाला जेकेएसएसबी ने, उसमें आपका सबका हेल्थ की जितनी भी पोस्ट हैं, चाहे फार्मासिस्ट की हैं या स्टाफ नर्स की हैं, किसी की भी, तो उसमें जो कैलेंडर है वो यही है। तो इस बार जो है आपका ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन होगा, ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा। पहले आपका जो था कंप्यूटर बेस्ड होता था। तो ये सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो। तो लास्ट जो हमने डिस्कस किया था एमसीक्यू आपके लिए छोड़ा था मैंने, कमेंट काफ़ी कम लोगों ने किया है, तो मैं बोलता हूँ आपको कमेंट ज़रूर करें, उसे मोटिवेशन मिलती है। काफ़ी दिन के बाद वीडियो ला रहा हूँ, तो उसमें भी है। तो इसमें आपको कमेंट करना है। काफ़ी कम लोगों ने कमेंट किया, कईयों ने किया है, तो देख लें। तो इसका आंसर जो था वो क्वेश्चन क्या था, विच इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल एमसीएच। ठीक है, एमसीएच सर्विसेज की बैकबोन क्या है? हॉस्पिटल है, एंटीनेटल क्लिनिक है, पीएचसी है या होम विजिट। तो इसमें जो इसका आंसर था वो होम विजिट था। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों ने ठीक भी किया था इसको, जिनका ठीक नहीं हुआ था वो दोबारा देख लें। और ये था। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू रहेगा, विच कमेटी इज़ नोन एज द कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। बोल रहे हैं कि कौन सी कमेटी जो जानी जाती है एज ए कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो उसमें ए रहेगा बोर, जुंगल वाला, मुदल्लिर या फिर मुखर्जी। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा, आप खुद आंसर करने की कोशिश करें, इससे आपको जो है थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आप देख लें इसमें। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा जुंगल वाला कमेटी। ठीक है, ये थी जो इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज पे, जिसको उस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये रहा। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा जो है 106 है। आज हम 120 पूरे करेंगे, उसके बाद कट ऑफ का डिस्कस करेंगे। कट ऑफ क्या रहा था लास्ट में, काफ़ी कम कट ऑफ रहा था। ठीक है, तो ये मैं बता दूं आपको, व्हाट इज़ द टर्म विच रेफर्स टू रिवाइविंग समवन हु इज़ अनकॉन्शियस और नॉट ब्रीदिंग बाय ए फर्स्ट एडर। बोल रहे हैं कि कौन सी टर्म है जो रेफ़र करती है कि एक पर्सन को रिवाइव करना है, रिवाइविंग समवन जो अनकॉन्शियस हो गया है और ब्रीद नहीं कर रहा है बाय फर्स्ट एडर। तो इसमें से आपने टर्म बतानी है वो, विच is the term which refers to reviving someone who is unconscious or not breathing by first aider। तो पहला आएगा ए रेस्क्यू, बी आएगा रिससिनेशन, सी आएगा रिलीवर और डी आएगा रेहबिलिटेशन। तो ये लो लेवल का एमसीक्यू है। कुछ हाई लेवल के होते हैं, कुछ लो लेवल के, कुछ मीडियम लेवल के। तो लो लेवल के तो सब ऑलमोस्ट ठीक करते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते हैं। मीडियम लेवल के जिन्होंने तैयारी की होती है, और डिफ़िकल्ट लेवल के जिनकी बहुत अच्छी तैयारी होती है। तो आपके जो कट ऑफ डिसाइड करते हैं वो मीडियम और डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन ही करते हैं डिसाइड। हालांकि आपको सब पे ध्यान से ही वर्क करना है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो आप खुद आंसर करने की कोशिश करिए। इसका रहेगा बी, रिससिनेशन रहेगा। आपने सीपीआर नाम सुना होगा। सीपीआर देते हैं जो पर्सन अनकॉन्शियस हो, ब्रीद नहीं कर रहा हो, तो फर्स्ट एडर जो मतलब सबसे पहले वहाँ पे पहुँचता है वो क्या देता है उनको, सीपीआर देता है। और सीपीआर में आर क्या है, रिससिनेशन है। ठीक है, तो यही है उसका। नेक्स्ट रहेगा, हु इज़ परफॉर्मिंग फैमिली प्लानिंग सर्विसेज एट बिले लेवल। तो बोल रहे हैं कि बिले लेवल पे फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को, तो ये भी मैं कहूँगा कि ईजी लेवल का ही क्वेश्चन है। बिले लेवल पे प्लानिंग सर्विसेज कौन परफॉर्म कर रहा है? ए आएगा आशा, बी आएगा मेडिकल ऑफिसर, सी आएगा पीएचसी और डी आएगा मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर। तो
एलिमिनेशन मेथड लगाओगे आप तो मेडिकल ऑफिसर तो आप इसमें से निकाल दोगे, क्योंकि ये फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के रिलेटेड है। और दूसरा आप जाओगे पब्लिक हेल्थ नर्स, तो ये भी नहीं होगा। और इसके बाद आप मल्टीपर्पज़ और आशा के बीच में कन्फ्यूज़न होंगे, तो ईजी आप इसको लगा सकते हो आशा। आशा रहेगा इसका आंसर, क्योंकि बिले लेवल पे आशा ही होती है जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है बिटवीन बेनिफिशियरी, या जिसको आप पेशेंट वगैरह बोल सकते हो, बेनिफिशियरी जिसको वो है उसके और इसके बीच में जो हमारा हेल्थ सिस्टम होता है। ठीक है, ये रहेगा इसमें, तो इसका आंसर आशा रहेगा। मैं आपको आशा की फुल फॉर्म आप कमेंट ज़रूर करें कि आशा की क्या फुल फॉर्म होती है, कमेंट में ज़रूर करें आप। नेक्स्ट MCQ जो हमारा रहेगा, एन ओपनिंग बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम इज़ नोन एज। बोल रहे हैं कि एक ओपनिंग है बिटवीन राइट और लेफ्ट एट्रियम में, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है आपके पास फोरामेन ओवले, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज, या फिर डक्टस आर्टेरियस, या फिर डक्टस वेनियसस। तो इसको क्या बोलते हैं, मतलब जो ओपनिंग होती है बिटवीन राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में? तो उसका आंसर क्या रहेगा, आप खुद आंसर करने की कोशिश करिए। इसका पहला रहेगा फोरामेन ओवले, ओवेल, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ऐसी है, देख लें आप। तो नेक्स्ट जो रहेगा 109, इन विच ईयर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वाज लीगलाइज्ड इन इंडिया। बोले कि जो मेडिकल MTP था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP, आपने सुना ही होगा, वो लीगलाइज्ड कब किया था? आप पहले लीगल था ये, उसको लीगलाइज्ड मतलब उसको लॉ जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मतलब लीगलाइज्ड कब किया था कि वो लीगल है? तो इसमें ईयर है आपको बताना है। फर्स्ट आएगा आपका 1971, बी आएगा 1966, और सी आएगा 1961, और डी 1976। तो आपको पता ही है मेडिकल प्रेगनेंसी जो है एक मतलब लीगल है, ऐसे जो भी करवाएगा कोई रीज़न होगा तो उसी वजह से ये टर्मिनेशन जो है वो लीगलाइज्ड की गई है। तो यहाँ पे इसको कब लीगलाइज्ड किया था? पहले लीगल थी ये, टोटली लीगल थी। अब भी इसमें केसेस होते हैं कि इतने इतने हफ्ते तक इतने ऐसे कुछ होता है। तो ये आप पढ़ लें इसका MTP के बारे में, इसका क्वेश्चन जरूरी टॉपिक बन जाता है आपका। तो इसका आंसर जो रहेगा, आपने आई होप आंसर कर दिया होगा इसको, ए रहेगा इसका आंसर। 1971 में लीगलाइज कर दिया था इंडिया ने। नेक्स्ट MCQ हमारा रहेगा 110, 10 MCQs और आएंगे हमारे इसके, अभी डिस्कस करेंगे आगे। बीच वाइटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू रिकेट्स। मैंने बोला आपको विटामिन जो वाइटामिन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन इसी पेपर में मैंने देख लिए। तो ये आपको ज़रूर आएगा। वाइटामिन आप अच्छे से कर लें, कौन सी डेफिशिएंसी होती है। वैसे विटामिन C का क्या नाम है, स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन B का क्या है, D का क्या है, A का क्या नाम है। विटामिन D के दो टाइप्स होते हैं, उनकी आप साइंटिफिक नाम वगैरह ये सारा याद कर रहे हैं। डेफिशिएंसी कौन सी डिजीज़ होती है, विटामिन से आपको ज़रूर क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे फिलहाल विच विटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू रिकेट्स, किस विटामिन की डेफिशिएंसी तो होगा? तो ऑप्शन हमारे पास विटामिन C, B, A और D। तो इन विटामिन में से कौन सी की डेफिशिएंसी होता है, रिकेट्स होगा। ये भी इजी लेवल का क्वेश्चन मैं बोलूँगा। ये जो था ये मैं बोलूँगा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है आपका। और ये वाला जो था मैं बोलूँगा डिफिकल्ट लेवल का है। अगला की जो नॉलेज रखता है उसके लिए ये मीडियम या ईजी रहेगा, पर ऐसे बोलूँगा कि आपने कम पढ़ा है तो रिकेट्स D से होती है। ये भी इजी लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे इजी नहीं है, बट आपने अगर वाइटामिन अच्छे से किए हैं, क्योंकि हर कोई करेगा, हर किसी को पता है कि अच्छे से करने ही है, ये आपने, ये रहेगा 111 आपका जो 111 आपका क्वेश्चन रहेगा, ये क्या रहेगा? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज नोन एज। ये काफ़ी इजी लेवल का क्वेश्चन है, आप वर्डिंग से ही बता दोगे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको क्या बोलते हैं। जनपद पंचायत, ए इसका ऑप्शन रहेगा। बी पंचायत समिति, सी रहेगा ग्राम पंचायत, और डी रहेगा जिला परिषद। जिनको थोड़ी बहुत हिंदी आती है तो वो यहाँ से आराम से आइडिया लगाएंगे। जिला डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं, और परिषद जो है इसको बोलते हैं। ठीक है, ये रहेगा। नेक्स्ट MCQ जो हमारा रहेगा, व्हाट इज़ द टर्मिनोलॉजी फॉर ग्लोबल आउटब्रेक ऑफ डिजीज़। तो बोल रहे हैं कि टर्मिनोलॉजी जो है ग्लोबल, हमारा एक हमने वीडियो में डिस्कस किया है, कोविड की वीडियो है, उसके कोविड के रिलेटेड MCQs हैं, उसमें हमने डिस्कस किया है ये सारा कि ये टर्म्स क्या होती है। तो बोल रहे हैं कि ग्लोबल आउटब्रेक हो जाता है डिजीज़ का, तो उसको क्या टर्मिनोलॉजी उसके लिए यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास ए एंडेमिक, बी आएगा एपिडेमिक, सी आएगा स्पोरेडिक, और डी आएगा पेंडेमिक। तो आपने पढ़ा ही होगा कोरोना के टाइम में जो पूरे वर्ल्ड में फैल गई थी कोरोना, जो कोरोना वायरस था कोविड-19, उसको जो था यहाँ पे पेंडेमिक घोषित कर दिया गया था। मतलब इसको पेंडेमिक बना दिया था गया था, क्योंकि ये इसका पूरा आउटब्रेक हो गया था, ग्लोबल आउटब्रेक हो गया था, सारी कंट्रीज़ में हो गया था, आपको पता ही होगा। तो इसका डी आंसर रहेगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं इस बार आपका OMR होने वाला है, और नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे आपका OMR होने वाला है इसमें अप्रैल मई जून में, जो है इसका जो आपकी टेंटेटिव एनुअल कैलेंडर है GKSSP का। तो आपका एग्जाम जरूर हो जाएगा, तैयारी आप अच्छे से करिए। लास्ट में हम कट ऑफ भी डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में, वो भी आप ज़रूर देखें, काफ़ी लो कट ऑफ रहा था
इनकी सिलेक्शन हुई थी। नेक्स्ट जो रहेगा, द हेडक्वार्टर फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर हेल्थ एजुकेशन इज़ लोकेटेड इन। बोल रहे हैं कि हेडक्वार्टर है जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर हेल्थ एजुकेशन, वो कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो आपका रहेगा जो है हेडक्वार्टर इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, वो तो आप सबको पता होगा, उसका कमेंट कर दें आप, क्योंकि उसका सबको पता होता है। तो ये मैं कहूँगा थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि आपने हेल्थ के रिलेटेड जो भी वर्ल्ड यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो एजेंसीज वगैरह वो सारा आपने हेल्थ के रिलेटेड जो है वो सब देख लेना है। तो इन्होंने इंटरनेशनल यूनियन फॉर हेल्थ एजुकेशन यानी कि IUHE का जो हेडक्वार्टर है वो पूछ दिया इसमें। तो इसमें जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहाँ रहेगा, ऑप्शन ए आपका न्यूयॉर्क, बी सिंगापुर, सी पेरिस, डी लंदन। तो इसमें आपने जो है आपने देख लेना कि इसका क्या आंसर रहेगा। इसका आंसर जो है वो पेरिस रहेगा। पेरिस का आंसर रहेगा। जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर हेल्थ एजुकेशन है उसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। पेरिस में रहेगा इसका जो आपका आंसर रहेगा, पेरिस। और ये आप देख लें। नेक्स्ट जो है आपका वो है, मेंशन द प्रोसेस यूज टू रिमूव डर्ट एंड सैंड फ्रॉम वेस्ट वाटर। बोल रहे हैं कि वो प्रोसेस जो मेंशन द प्रोसेस, जो प्रोसेस यूज होता है पानी से गंदगी यानी कि डर्ट और सैंड निकालने के लिए, उसको क्या बोलते हैं। तो एरिएशन, एरिएशन हवा के रिलेटेड है। और बी क्लोरीनेशन को यूज़ करते हैं। सी सेडिमेंटेशन को यूज़ करते हैं। डी फ्लक्चुएशन को यूज़ करते हैं। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, फ्लक्चुएशन है ये। तो इसमें आपका आंसर जो रहेगा, आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका क्या आंसर रहेगा, जो मतलब सैंड को, सैंड यहाँ पे मोटा होता है थोड़ा, उसके लिए सेडिमेंटेशन यूज़ होगा, ठीक है। सेडिमेंटेशन यूज़ होगा इसमें, जो प्रोसेस होगा वाटर से सैंड और डर्ट निकालने के लिए। और नेक्स्ट हमारा 115 MCQ रहेगा ये। और इसमें विच चाइल्डहुड वैक्सीन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस सच एज ओटाइटस मीडिया, साइनसाइटिस एंड नमोनिया। तो ये मैं आपको बता दूं, ये MCQ यहाँ पे पूछा हुआ है कि कौन सी वैक्सीन है चाइल्डहुड में जो दी जाएगी जिससे जो बच्चा है वो प्रोटेक्ट रहेगा अगेंस्ट किसका, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, जिसमें जैसे ओटाइटस मीडिया आ गई, साइनसाइटिस आ गई और नमोनिया आ गई, इससे प्रोटेक्ट रहेगा। तो मैं आपको बता दूं ये ऑप्शन है आपके पास, HIV वैक्सीन, बी MMR वैक्सीन, सी रोटा वायरस और डी नमूनोकोकल वैक्सीन। तो ये जो इसमें वैक्सीन है, ये नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे नमूनिया और नमूनोकोकल, ये तो काफ़ी इजी लेवल का क्वेश्चन कहूँगा मैं। नमूनोकोकल वैक्सीन। थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, ये जो PCV है ये 2-3 साल पहले इंडिया में लॉन्च हुई है। ये जो वैक्सीन में इसको PCV बोलते हैं शॉर्ट में, नमूनोकोकल वैक्सीन। जैसे बाकी वैक्सीन के MR, इसका MMR जो वैक्सीन होती है इसको MR शॉर्ट में बोलते हैं, या बाकी वैक्सीन को शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसको PCV बोलते हैं। ये अभी लॉन्च हुई है, ये आप देख लें। मेन जो FMCG का काम रहता है वो वैक्सीन के रिलेटेड है, तो वैक्सीन के रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनको देख लें ज़रूर। तो FMCG का मेन काम वही होता है विलेज लेवल पे, वैक्सीनेशन वगैरह। और आशा के साथ उनको मतलब थोड़ा, आशा सबसे काम आती है उनके। तो ये रहेगा। प्रोफाइल भी बनाई हुई है मैंने FMCG की का काम आपको करना होगा। सैलरी वगैरह कितनी होगी वो पुराने हिसाब से है, नए हिसाब से भी अगर चाहिए आपको वीडियो तो आप कमेंट कर दिए, मैं बना दूंगा। तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा 116, हु परफॉर्म्स डोमिसिलरी मिडवाइफरी सर्विसेज। बोल रहे हैं कि इनमें से कौन परफॉर्म करता है डोमिसिलरी मिडवाइफरी सर्विसेज। तो आपके पास ऑप्शन है, ए पब्लिक हेल्थ नर्स, बी फीमेल हेल्थ वर्कर, और सी मेडिकल ऑफिसर, और डी मेल हेल्थ वर्कर। तो यहाँ पे थोड़ा आप कंफ्यूज होंगे MMP मेल हेल्थ वर्कर और फीमेल हेल्थ वर्कर के बीच में। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा आपका FMP फीमेल हेल्थ वर्कर ही रहेगा, जो डोमिसिलरी मिडवाइफरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मेल में थोड़ा दिक्कत आती है। तो नेक्स्ट क्या रहेगा इसमें 117, व्हाट इज़ द इंडाइजेस्टिबल कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता होगा क्या होगा, कार्ब्स काफ़ी ज़्यादा करते हैं कि कार्ब्स कम लो, ये बोलो ज़्यादा लो, जिसमें ग्लूकोज आ गया, सेलुलोज आ गया, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ द इंडाइजेस्टिबल कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आपको स्टार्च भी इसमें कार्बोहाइड्रेट्स ही रहेगा। तो यहाँ पे देखें आप, ए सेलुलोज, बी विटामिन, सी फैट्स और सी डी स्टार्च। और आप दो तो विटामिन और फैट तो आराम से निकाल दोगे, आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट पूछा तो ये तो कार्बोहाइड्रेट है नहीं। फिर आपको स्टार्च और उसमें कन्फ्यूजन होगा सेलुलोज में, तो इसमें से कौन सा होगा, सेलुलोज इसका आंसर होगा। तो मैं अब आपको बता दूं, सेलुलोज जो है हमारी बॉडी जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक सेलुलेज एंजाइम चाहिए होती है, वो हमारी बॉडी में नहीं है। वो आपको मिलेगी रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स वो जानवर होते हैं जैसे कि गाय भैंस वगैरह, जो उनमें आपको जानवरों में, क्योंकि वो घास खाते हैं उसमें सेलुलोज वगैरह ज़्यादा होता है, तो उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, यहाँ तक मेरा नॉलेज है। कहीं पढ़ा था मैंने काफ़ी देर पहले।
तो ये यहाँ पे सेलुलोज को वो डाइजेस्ट कर लेते हैं आसानी से। रिमिनेंट्स वो होते हैं जो अपने मतलब जिनको अपने मुंह में वापस लाते हैं, एक स्टोमच से निकाल के मुंह में वो घुमाते रहते हैं। आपने देखा होगा जानवरों को रात को कुछ करते रहते हैं वो। तो ये वो रहता है इसमें, सेलुलोज इसका आंसर रहेगा। जो इंडाइजेस्टेबल कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा वो सेलुलोज होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, पिक आउट द बैरियर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। तो आपको इनमें से पिक आउट करना है बैरियर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। तो इसमें ऑप्शन है वेजाइनल स्पॉन्ज मेथड, बी आएगा सिम्टोथर्मिक मेथड, सी बेसल बॉडी टेम्परेचर, और डी रहेगा सर्वाइकल म्यूकस मेथड। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं। जो पिक आपने बैरियर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन होगा इसमें, वो होगा वेजाइनल स्पॉन्ज मेथड होगा, ठीक है, ये रहेगा। और नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है ये रहेगा हमारा, व्हाट इज़ द डिजीज़ काज ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी। तो जो डिजीज़ आयरन डेफिशिएंसी से होगी उसको, ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। आयरन डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होगी तो उसको क्या बोलेंगे आप, पहला ल्यूकोपीनिया बोलेंगे, ए एनीमिया बोलेंगे, बी सी साइथीमिया बोलेंगे, ल्यूकीमिया बोलेंगे। तो ये आपको थोड़ा इसका नॉलेज ही होगा। इसको अनीमिया बोलेंगे। अनीमिया भी काफ़ी टाइप के होते हैं, किस किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सा एनीमिया होता है वो आप देख लें यहाँ पे। वो आप देख लें यहाँ पे, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अब हम यहाँ पे कट ऑफ डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन रह गया, ये कर लेते हैं लास्ट। ये आपके लिए नहीं छोड़ूंगा क्योंकि नेक्स्ट इसकी वीडियो नहीं आने वाली इसकी। बाकी कोशिश करूँगा मैं, पर आप खुद तैयारी करने की कोशिश करिए। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अब उस पर जाके देख लें। आपने उससे पहले जो 221 से पहले जो पेपर हुआ था फीमेल मल्टीपल, उसका वो भी डिस्कस किया हुआ है, वो भी आप देख लें। क्वेश्चन पेपर से गाइस आपको थोड़ा आइडिया लग जाता पढ़ते टाइम कि किस लेवल का क्वेश्चन पेपर आता है। क्योंकि पढ़ने के लिए तो कोई आप अच्छी सी बुक ले लोगे उसमें काफ़ी कुछ होगा, तो लेकिन आपको एक लेवल की तैयारी करनी पड़ती है। हार्ड वर्क के साथ साथ में आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। तो इसलिए आपने सबसे पहले पढ़ने का यही तरीका कि आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन पेपर देखने हैं। उसके बाद आपने बुक्स पे जाना, आपको थोड़ा आइडिया जो किस लेवल का क्वेश्चन आता है, और एक टॉपिक पढ़ के उसके आपने एमसीक्यूज लगा लेने हैं, ठीक है, कहीं से भी लगा ले। अब पूरा कोर्स कोई कराए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। मेरा सिर्फ यही था, थोड़े बहुत एमसीक्यूज आपके लिए लाए, सिलेबस वगैरह। तो ये रहेगा। तो इसमें जो क्वेश्चन था ये आई थिंक आपने डिस्कस नहीं किया है। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। तो इसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहेगा, ए रहेगा फोटोथेरेपी, बी रहेगा एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, सी रहेगा स्टीरॉयड थेरेपी, और डी रहेगा ऑक्सीजन थेरेपी। तो इसमें से कौन सा रहेगा ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहेगा फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस के लिए, ठीक है। तो आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जॉइंटिस वगैरह होता है तो उसको फोटोथेरेपी देती है। एक ऐसे बॉक्स सा बना होता है ऊपर, उससे लाइट आती है और यहाँ बच्चे को रखते हैं क्रैडल सिम में, उसमें उसको लाइट देते हैं और जॉइंटिस में ट्रीट करते हैं। तो ये रहेगा। इसमें जो आपका अब कट ऑफ की बात करें, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, जल्दी में कट ऑफ की कोशिश करेंगे। तो मैं बता दूं इसका पीडीएफ जो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप कट ऑफ खुद भी वहाँ से निकाल सकते हैं। तो कट ऑफ काफ़ी लो रहा था। ये जो इस क्वेश्चन पेपर है जिसमें इसकी सिलेक्शन हुई थी, जिसकी उसकी बात करूँगा मैं उनके। हाँ, उससे पहले मैं आपका एक कन्फ्यूज़न क्लियर करना चाहूँगा। काफ़ी सारे लोग पिछली वीडियो में मैंने कट ऑफ की बात की थी तो वहाँ पे बात परसेंटाइल बोलते थे, हमारा 99 परसेंटाइल था फिर भी सिलेक्शन नहीं हुई। तो मैं बता दूं पिछली बार जो था आपका कंप्यूटर में मल्टी शिफ्ट में पेपर हुआ था और उन्होंने एक मेथड निकाला था जीकेएसएसबी में, आपका परसेंटाइल मार्क्स नहीं आपको बताते थे, परसेंटाइल। तो गाइज परसेंटाइल जो जिनकी सिलेक्शन होती है उनकी 99 और 100 के बीच में होता है। क्योंकि परसेंटाइल मान लो आपके 50 मार्क्स है, 50 मार्क्स का टॉपर है यहाँ पे, तो उसका 100 परसेंटाइल होगा। 54 है जिसकी, तो उसका 97 तक होगा। तो 97 वाले की सिलेक्शन तो नहीं होगी, 50 वाले की ही होगी। 50 पे शायद 10 बंदे हो, 10 ही पोस्ट हैं, तो परसेंटाइल उस हिसाब से होता है। तो आपने परसेंटाइल और मार्क्स में डिफरेंस देखना पहले। उस टाइम परसेंटाइल था, आपने मार्क्स अपने अगर आपको पता है तो परसेंटाइल जिनकी सिलेक्शन हुई थी उनके यहाँ पे परसेंटाइल उनका भी 100 ही था, इसमें 100 परसेंटाइल था जिनकी सिलेक्शन हुई थी। पर मार्क्स की बात करता हूँ मैं, 120 मार्क्स थे, उसमें से मैं आपको सिंपल करके बताऊंगा कि कितने वाले की सिलेक्शन हुई थी। परसेंटाइल की बात फिर आप कमेंट ना करें कि परसेंटाइल मेरा इतना था 99 फिर भी सिलेक्शन नहीं हुई। तो परसेंटाइल अलग चीज़ है। परसेंटाइल था मैंने बता दिया आपके, अगर टॉपर 60 मार्क्स का होगा ना तो उसका 100 परसेंटाइल आ जाएगा, उससे ऊपर कोई नहीं होगा तो 100 उसका आ गया। जितने भी 60 पे होंगे उनका 100 परसेंटाइल होगा। जो 59.50 पे होंगे तो उनका शायद 99.99 परसेंटाइल हो। तो ये परसेंटाइल का कंसेप्ट है, वो 100 में से होता है और वो टॉप की सिलेक्शन होती है। पर मैं यहाँ पे बात करूँगा 120 में से। तो जो मैं बता दूँ आपको, एक समरी बता दूँ यहाँ पे, जिनकी सिलेक्शन हुई थी उनके करेक्ट उन्होंने अटैम्प्ट किए थे, करेक्ट जो उनके क्वेश्चन थे वो थे 108 क्वेश्चन जो थे उन्होंने अटैम्प्ट किए थे। यानी कि 120 में से उन्होंने 108 क्वेश्चन जो थे अटैम्प्ट किए थे। जो उनके करेक्ट क्वेश्चन थे, करेक्ट क्वेश्चन उनके 69 थे, और जो इनकरेक्ट करेक्ट क्वेश्चन थे उनके वो थे 39, और जो उन्होंने अटैम्प्ट अनअटैम्प्टेड छोड़ दिए थे वो थे 8। ठीक है, तो ये हो गए 100, आई थिंक 100 हो गए, नहीं सॉरी 12 थे,
उनके 12 थे जो उन्होंने अटैम्प्ट नहीं किए थे। दोबारा लिखता हूँ मैं इसको। जो टोटल क्वेश्चन थे एमसीक्यूज टोटल 120 थे, जो उन्होंने अटैम्प्ट किए थे, अटैम्प्टेड जो किए थे, तो वो थे उनके 69 करेक्ट, सॉरी जो करेक्ट किए थे करेक्ट थे, और जो इनकरेक्ट थे वो थे 39। तो ये बन जाता है आपका 108 बन जाता है। हाँ 9 9 18 और मैं थोड़ा 9, हाँ 108 बन जाता है। और जो उन्होंने छोड़े थे लेफ्ट किए थे वो थे 10। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे निकालो, मतलब मैं फिर से लिखता हूँ 69 जो उनके करेक्ट क्वेश्चन थे, और जो इनकरेक्ट थे वो 39 थे। देख लो आप, उनके भी माने कि जिनकी सिलेक्शन हुई है जनरल में उनकी सिलेक्शन हुई है, कैटेगरी वालों की अलग बात है, फिर भी यहाँ पे उनके 39 क्वेश्चन गलत हुए हैं। और उसमें से 39 में से नेगेटिव 0.25 नेगेटिव थी, इसमें 0.25 नेगेटिव थी। तो इसमें अगर माइनस करें तो 9.75 आपके समथिंग कुछ मार्क्स जो माइनस हो जाएंगे। तो यानी कि 60 के करीब करीब उनके मार्क्स थे 120 में से। देखिए आपको कितने कम मार्क्स जनरल में सिलेक्शन के लिए लाने हैं, तो उनकी जो सिलेक्शन थी वो हो गई थी। ठीक है, तो यही कट ऑफ रहा होगा, 60 के आसपास कट ऑफ रहा था। यानी कि 120 में से आपको 120, आप डरिए मत पेपर से, जब भी आप पेपर में जाते हैं डरिए मत, अपने आप को मोटिवेट ही रखिए। आपने सारे क्वेश्चन ठीक नहीं करने हैं, बस आपको क्या करना है, आपको जो आता है उसको ध्यान से करना है और पढ़ के जाना है। पढ़ोगे नहीं फिर सिलेक्शन बड़ी कम होनी है। थोड़ा भी पढ़ोगे, इसमें कम कंपटीशन होता है। जनरल एग्जाम जो होते हैं ना, बाकी मैं उस पर भी वीडियो बनाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ जाता है। तो 60 मार्क्स के आसपास जो है वो सिलेक्शन हो गई थी यहाँ पे। देखिए इतने 60 क्वेश्चन 120 में से ठीक करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं कोई बिना पढ़े जाएगा, मुझे लगता है अच्छा खासा जिसने पढ़ के, जिसने ट्रेनिंग वगैरह की होगी, जो प्रैक्टिकल नॉलेज रखता होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़रूरी है, तो वो तो आराम से इसमें इन हो जाएगा। पोस्टें भी काफ़ी कम थी, इस बार काफ़ी ज़्यादा पोस्टें हैं। तो आप मोटिवेटेड रहिए, तैयारी करिए अच्छे से। तो यही था इसका कट ऑफ। अब मैंने बता दिया, फिर भी परसेंटाइल और मार्क्स के बीच में डिफरेंस होता है। ये 64 जो था, 60 तक इनके मार्क्स थे, तो इनकी सिलेक्शन जर्नल में हो गई थी। तो आई थिंक आपकी भी जो है आराम से हो जाएगी अगर आप तैयारी करेंगे। तो बेस्ट विशेज़ है आपको, अप्रैल मई जून में आपका वो है। और इसका पीडीएफ जो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, बाकी भी आपको प्लेलिस्ट जो मैं टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल। ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, उससे मोटिवेशन मिलती है। तो बेस्ट विशेज़ आपको आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।